स्वागत है आपका। मैं रश्मि जैन, नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय स्वांग बोकारो की अर्थशास्त्र की शिक्षिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास डेवलपमेंट। जैसे ही हम विकास या प्रगति शब्द को बोलते या पढ़ते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कोई भी चीज बड़ा हुआ या बढ़ता हुआ। तो फिर आपके मन में ये विचार आ सकता है कि वृद्धि क्या है। वृद्धि का अर्थ भी तो बढ़ना होता है, लेकिन वृद्धि जो है वो गणनात्मक होती है। इसका मतलब कि वृद्धि की हम गणना कर सकते हैं। वृद्धि हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी हाइट का बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना, आप उसको माप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो आपने न्यूज में सुना होगा कि कोरोना केसेस में वृद्धि हुई, कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई। तो ये क्या है? ये नेगेटिव है। फिर आपने सुना कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई, तो ये एक पॉजिटिव वृद्धि है। विकास हमेशा गुणात्मक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। विकास का सही मायने में अर्थ है बदलाव। आज से 10 साल या 20 साल पहले आप जैसे थे और आप आज जैसे हैं, आप में कुछ बदलाव आया। आपके जीवन जीने के ढंग में बदलाव आया, आपके शिक्षा के स्तर में बदलाव आया, आपकी जीवनचर्या में बदलाव आया, तो आपके स्वास्थ्य में बदलाव आया। बदलाव ही विकास है, इसे ही विकसित होना कहते हैं। लेकिन विकास के मायने सबके लिए एक जैसे नहीं होते। जैसे एक शहरी बेरोजगार युवक के लिए विकास क्या है? उसके लिए उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छा वेतन मिल जाए, इसके लिए वही विकास है। लेकिन अगर हम एक गरीब भूमिहीन श्रमिक की बात करें, किसान की बात करें, तो उसके लिए विकास क्या है कि उसे और अधिक दिनों तक काम मिले, उसे बेहतर मजदूरी मिले और उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो दोनों के विकास के मायने अलग अलग हैं। हर व्यक्ति के विकसित होने के दायरे अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि एक का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक उद्योगपति बहुत ज्यादा बिजली पाने के लिए बड़े बड़े डैम बनवाता है, उस डैम के कारण वहां के जितने एरियाज हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो उस समय वहां के रहने वाले लोग जो ज्यादातर आदिवासी होते हैं, वो लोग के लिए ये विनाशकारी हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल और दे सकते हैं कि अगर मान लो किसी सिटी में एक मॉल बन रहा है, तो उस मॉल को बनाने के कारण उस जगह का विकास तो हो रहा है और उसके एंटरप्रेन्योर का भी विकास हो रहा है। लेकिन उस मॉल को बनाने के लिए आसपास की जितनी भी झुग्गी झोपड़ी और गरीबों के घर को हटा दिया जाता है। तो उससे क्या हुआ कि उनके लिए वो विनाशकारी हो गया। एक का विकास हुआ लेकिन दूसरे के लिए वो विनाश का कारण बन गया। अगर हम सिंपल एक घरेलू एग्जाम्पल देखें तो एक बहन हमेशा चाहती है कि वो अपने भाई की तरह उसे आजादी मिले, वो भी बाहर घूम फिर सके, लेकिन भाई जो है वो भी आए घर में और उसके काम में उसका हाथ बटाए, लेकिन हो सकता है उसके भाई को ये पसंद ना हो। अब सवाल यह है कि सही मायने में विकास क्या है, विकास के मायने क्या है? तो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज में बदलाव आने को विकास नहीं कह सकते। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, इसका मतलब कि सब कोई का इनकम में वृद्धि हो, सब कोई का इनकम बढ़े। स्वतंत्रता मिलना, जैसा मैंने भी एग्जाम्पल में बताया, सबको अपनी सोच की, अपने कार्यों में स्वतंत्रता मिले, सबको समान अधिकार मिलना, यानी किसी को किसी प्रकार का, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सबको अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षा प्राप्त होना, साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि होना और देश के सभी लोगों के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आना। देखा जाए तो यही सारी चीजें मिलकर के विकास को डिफाइन करते हैं। अभी तक जो हमने बात की वो व्यक्तिगत विकास के बारे में बात की, लेकिन अब हम बात करेंगे किसी देश के विकास के बारे में, किसी राष्ट्र के विकास के बारे में। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि किसी देश का विकास किस प्रकार सुनिश्चित हो। तो उसमें सबसे पहली बात जो सामने आती है कि उस देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जीवन स्तर कैसा है। अगर उसमें सुधार होता है तो ऑब्वियसली देश का भी विकास होता है। मतलब उनके जीवन जीने का ढंग, वो किस प्रकार जी रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, अगर उसमें सुधार है तो देश का विकास होता है। दूसरा है साक्षरता दर में वृद्धि, मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि। जिस देश में जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वो देश उतना ही विकसित कहलाएगा, वो राष्ट्र उतना ही विकसित कहलाएगा। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर शिक्षित लोग होते हैं वो हमेशा देश के उत्पादन की वृद्धि में सहायक होते हैं, उससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है।
अगला पॉइंट है आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाया जाना। आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना ही देश विकसित कहलाएगा। जैसे कि जिस देश में जितने ज्यादा बिल्डिंग्स में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जितने ज्यादा रोड होंगे, पुल होंगे और जितने ज्यादा कारखाने होंगे तो उस देश का वैसे भी औद्योगिक विकास ज्यादा होगा और इन सब के कारण वहां रहने वाले लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो अगर आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होंगी तो देश का विकास सुनिश्चित है। नेक्स्ट है गरीबी का उन्मूलन। तो गरीबी का उन्मूलन तो सबसे कठिन चुनौती है किसी भी देश के विकास के समक्ष। अगर जिस देश में ज्यादा से ज्यादा गरीब रहते हैं उस देश को कभी भी विकसित नहीं कहा जा सकता। तो उस गरीबी को हटाना बहुत इम्पोर्टेंट है, गरीबी को कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए रोजगार का सृजन किया जाए, उनको सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद दी जाए जिससे उनकी गरीबी कम की जा सकती है। अगर गरीबी कम होगी तो देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और अगर जीवन स्तर सुधरेगा, उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, उनका इनकम बढ़ेगा तो फिर देश का विकास होना सुनिश्चित है। नेक्स्ट है देश की जीडीपी में वृद्धि। तीनों सेक्टर्स मिला करके जीडीपी में योगदान देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान देते हैं, सकल घरेलू उत्पादन में उनका योगदान रहता है। तो इन तीनों में अगर वृद्धि होती है तो देश की जीडीपी में ऑटोमेटिक वृद्धि होती है। तो जिस देश की जीडीपी अच्छी होती है तो उस देश को विकसित माना जाता है। इसका मतलब कि निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि वो देश विकसित है या फिर विकासशील है। अब जब हम देश के विकास की बात कर रहे हैं तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश अविकसित है। तो अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न देशों के विकास की तुलना कैसे की जाए। तो अगर बेसिकली ये देखा जा सकता है कि जिस देश के लोगों की आय अधिक है वो विकसित है उन देशों से जिस देश के लोगों की आय कम है। यानी अधिक आय वाले देश विकसित कहलाएंगे और कम आय वाले देश अविकसित कहलाएंगे। अब किसी देश की कुल आय क्या है? तो किसी देश की आय उस देश में रहने वाले निवासियों की आय है। मतलब उस देश में जितने लोग रहते हैं उनकी आय को टोटल करके देश की कुल आय निकाली जा सकती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और किसी देश की जनसंख्या बहुत कम है और हम बात कर रहे हैं कुल आय की, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि जिस देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, मान लो फॉर एग्जांपल चाइना की जनसंख्या बहुत अधिक है, करीब 1.4 मिलियन, तो उनकी अगर कुल आय निकाली जाए और अगर अमेरिका की जनसंख्या या फिर इंडिया जिसका पॉपुलेशन है लगभग 1.3 मिलियन, तो अगर इसकी कुल आय निकाली जाए तो ये ऑब्वियस सी बात है कि चाइना का कुल आय ज्यादा होगा। तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें औसत निकालना पड़ता है और या फिर प्रति व्यक्ति आय, या तो औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या है? तो देश की कुल आय को वहां की कुल जनसंख्या से भाग दे करके जो प्राप्त होता है उसे हम औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैप्टर के आगे के पार्ट्स के लिए नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे उसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।